स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन ग्रेविटी सर्कल। डियर बच्चों, हम लोग PYQs की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 16 मार्च को है। कई सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन दे के आए होंगे और ये सोच रहे हैं कि अब हमारी बायोलॉजी पोर्शन में ऐसे क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर कर लेने चाहिए मिनिमली, जिससे कि हमारा 90% के ऊपर पेपर आराम से क्रैक हो जाए। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए एक चेकलिस्ट तैयार की है, हर चैप्टर में से हमें क्या क्या वो टॉपिक्स मैंडेटरी करने ही करने हैं 16 मार्च की एग्जामिनेशन के लिए, बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि हमारा 90% के ऊपर जो पेपर है वो आराम से अप्रोचेबल हो, क्रैक हो जाए, बेस्ट परफॉर्म कर पाए और कोशिश कर पाए कि हम फुल मार्क्स लेके आ जाएं। ठीक है, तो देखिए क्या चेकलिस्ट है आप लोगों की। तो चैप्टर वाइज चेकलिस्ट में डिस्कस करती हूँ, हम बिना टाइम वेस्ट किए हर एक स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। जो भी हमारे चैप्टर्स हैं सारे के सारे मैंने इंडिविजुअल स्लाइड्स में लिए हुए हैं, और इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो स्लाइड्स वाला पोर्शन है इसका PDF मैं आप लोगों को ग्रेविटी सर्कल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगी जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन। तो टेलीग्राम लिंक ग्रेविटी सर्कल का जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके जैसे ये वीडियो खत्म हो लिंक पे क्लिक कर लेना और ये PDF को डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ साथ में जो हमारी PYQ सीरीज चल रही है उसके भी कई सारे चैप्टर्स के PDF मैंने तैयार कर लिए थे, वो PDF भी मैं आप लोगों को ग्रेविटी सर्कल के ऊपर अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 से। हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। इसमें बच्चों आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड पॉलन ये तो आपको करना ही है। एंथर का डायग्राम आता है, पॉलन का डायग्राम आता है। ठीक है, कई बार इसमें हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं, डायग्रामेटिक भी आता है, थियोरेटिकल भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये भी आप लोगों को 3 मार्क्स क्वेश्चंस में आने के चांसेस रहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें कि ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, जीनोगैमी, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं और बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन हैज बीन द चॉइस ऑफ एग्जामिनर्स फ्रॉम लॉन्ग ईयर्स, बहुत सालों से आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपको ये टॉपिक भी छोड़ना नहीं है। ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट का डिफरेंस करके जाना है। एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी, ये आप लोगों को करके जाना है। और डिफरेंस बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है, जिनको हम एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। ठीक है, ये एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी हैं, इनके डिफरेंस। तो बच्चों ये चैप्टर 2 में इतनी चीजें भी कर लोगे ना तो तुम्हारा चैप्टर 2 जो है इससे मेजॉरिटी पोर्शन कवर हो गया, मतलब 95% कवर हो गया, ऐसा मान के चलो। ठीक है, फिर चैप्टर 3 जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहां से आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है विद डायग्राम्स, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। एंड सेम इज द केस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते ही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है, डिफरेंट सेल्स जो कि प्रेजेंट है, जैसे कि टेस्टिस में, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स क्या सिक्रेट करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे आपको स्ट्रक्चर में ही समझ में आ जाएंगे। फिर मैमरी ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं। मैमरी ग्लैंड के अंदर हमेशा ही पूछते हैं पाथवे ऑफ मिल्क फॉर्मेशन विथ डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है ये। देन नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आने के चांसेस भी रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी बन सकता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी फेजेस हैं अलॉन्ग विद डायग्राम ये आप लोगों को करना है। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का जो हमारा फ्लो चार्ट पैटर्न में हम करते हैं वैसे आप लोगों को आना चाहिए है। इसी के साथ साथ में oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे या कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। सेम oogonia में से कितने एग सेल बनेंगे, एक ओवम बनेगा या 4 ओवम बनेंगे, डिफरेंस वाली बात। ठीक है, तो ये डिफरेंस इनके बीच में आने के चांसेस रहते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसमें से भी क्वेश्चन आता है डायग्राम बेस्ड। कई बार कभी कभी ऐसे पूछते हैं हमें कि आपको टर्शरी फॉलिकल का डायग्राम बना के दिखाना है कि उसमें क्या स्टेज चल रही है। एग सेल का मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है, पोलर बॉडी बन गई है, आसपास में जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, ये सारे लेयर्स, एंट्रम, ये डायग्राम बनाने के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा फिर आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप के, मोरुला,
ब्लास्टोसिस्ट वगैरह के ऊपर, जैसे कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या होती है, इनर सेल मास क्या होता है, कितने सेल स्टेज है मोरुला, कितने सेल स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट, किसका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 का इतना पोर्शन तो आपको कवर करना ही है। ओके, अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इतने सालों से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं कि डिजीज बेस्ड आ रहे हैं, और ART जो कि हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो क्या क्या इसमें से हमें कवर करना ही है। पहली चीज तो आपको सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और डिवाइसेस पढ़ लेने चाहिए, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बैरियर मेथड्स, ठीक है। इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट द नेम ऑफ डिवाइसेस व्हिच कैन प्रिवेंट कंसेप्शन एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ STD इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आपको इसमें बैरियर डिवाइसेस में कॉन्डम्स के बारे में बता के डिस्क्रिप्शन लिखना है, हाउ दे प्रिवेंट इट, ठीक है। इसके अलावा लैक्टेशनल एमेनोरिया ये भी पूछ सकते हैं कि देयर इज अ लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, हु कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट अगेन आफ्टर 6 months ऑफ द डिलीवरी ऑफ बेबी, व्हाई इट इज सो, कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ है जिससे कि लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, ये कैसा मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है, एटसेट्रा। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों IUDs में हार्मोन बेस्ड और कॉपर रिलीजिंग IUDs के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो कॉपर रिलीजिंग IUDs का मैकेनिज्म, हार्मोनल IUDs का मैकेनिज्म, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जैसे कि वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, डायग्राम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। हो सकता है कि इससे कोई बड़े मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाए या तो फिर 3 मार्क्स का भी बन सकता है, ठीक है। फिर MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इससे आपको शॉर्ट आंसर बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में स्पेशली डेटा पे ध्यान देना है आपको, कितने वीक्स तक MTP सेफ है, ये सारे डेटा को ध्यान से पढ़ लेना। स्पेशली जो NCERT में साइड में एक पैराग्राफ बना के रखा हुआ है, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम के पहले। फिर STDs में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आ सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल STD, प्रोटोजोअल STD, वायरल STD में पूछ सकते हैं आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से फिर भी ART ही रहेगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक पे से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, गिफ्ट, जिफ्ट, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो है इसको छोड़ के नहीं जाना है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं थोड़े कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, जैसे कि इफ अ मेल इज इनफर्टाइल देन विच ऑफ द टेक्निक विल बी प्रेफरेबल, इफ अ फीमेल इज इनफर्टाइल नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग ओनली देन विच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट सुटेबल। इस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं, तो लाइंस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है चैप्टर नंबर 5। ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये पूरी यूनिट सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रही है। तो चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में से टॉपिक्स भी ज्यादा कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाली यूनिट है, ठीक है। तो इसमें हमें चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले तो मेंडल के लॉज जितने भी उन्होंने दिए सारे लॉज आपको आने चाहिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन से क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन कौन से क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसीलिए आपको एक क्रॉसेस भी आने चाहिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसमें रेशोस क्या अचीव होते हैं, F1 जनरेशन पे क्या रेशो आता है, F2 जनरेशन पे क्या रेशो आता है, जीनोटाइपिक रेशो कैसा आता है, फिनोटाइपिक रेशो कैसा आता है, ये सब क्वेश्चंस आएंगे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पूछा सीड के रिस्पेक्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किए थे। तो सीड के रिस्पेक्ट में सीड का कलर, सीड का शेप, ठीक है। पॉड के रिस्पेक्ट में भी पॉड का कलर, पॉड का शेप। तो ऐसे करके ये पूछ सकते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस टॉपिक में एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड शॉर्ट आंसर्स में ये क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है तुम्हारा, इसमें मिराबिलिस जलापा फ्लावर के बारे में बताना है, विथ चार्ट एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतर होगा। एंड को डोमिनेंस में आप लोग एग्जाम्पल करके जाइएगा ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। ये टेबल आपको NCERT ने दे रखी है। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बिहेवियरल डिफरेंसेस उन्होंने लिखे हुए हैं।
जिसको हम पैरेललिज्म भी बोलते हैं। ये वाला टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में बनने के चांसेस हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। देन आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, सब पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमारे डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, इस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इन सब के अलावा आपको फिगर 5.12 एंड 5.14 को जरूर देख लेना है एनसीईआरटी में, क्योंकि ये दोनों फिगर्स पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, चाहे ये ऑब्जेक्टिव में आएगा या ये शॉर्ट आंसर में आएगा, पर ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, फिर चैप्टर नंबर 6 पे आ गए हमारे हम। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, दिख नहीं रहा है ठीक से। देखो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास में सबसे पहले आता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये तो आपको करना ही है, क्योंकि इसमें से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। फिर हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डिफरेंस आना चाहिए। हिस्टोन का डायग्राम बना के बोल सकते हैं आपको, ठीक है, कि न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बनाओ, हिस्टोन को लेबल कर दो, ऐसा आ सकता है। हिस्टोन बेसिक होता है कि एसिडिक होता है, हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये सब आ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स बाय ग्रिफिथ, जो ये मैंने लिखे हैं चारों एक्सपेरिमेंट्स, ये चारों एक्सपेरिमेंट्स बड़े मार्क्स में आने के चांसेस हैं। तो कौन सा आएगा इसकी अपन गारंटी नहीं ले सकते, इसलिए सारे ही पढ़ के जाना। ठीक है, तो ग्रिफिथ, ऑसवेल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी का भी क्वेश्चन आ सकता है। हर्शी एंड चेस का भी आ सकता है। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल का भी एक्सपेरिमेंट आ सकता है। चारों के एक्सपेरिमेंट करके जाने हैं। ठीक है, ये चारों के एक्सपेरिमेंट ठीक से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें बड़े मार्क्स का क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एंड इसी टॉपिक्स में से एक से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, तो ये हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट इज हमारा फिगर 6.9। ये आप लोगों को देख लेना एनसीईआरटी में, मैंने इसको देखा है पूरी सारी एनसीईआरटी खोल के, हर पेज पलटाने के बाद मैं डिसीजन ले रही हूं मैं कि तुम्हें क्या क्या मैंडेटरीली करके जाना ही है। ठीक है, तो फिगर 6.9 आपको करके जाना है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, इसमें क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, जैसे कि दिस कोडॉन कोड्स फॉर व्हाट। ठीक है, टीआरएनए या अडाप्टर जो है हमारा, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। टीआरएनए एंटीकोडॉन, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। लैक ओपेरॉन मॉडल बड़े मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं। कभी कभी लैक ओपेरॉन से सिर्फ डायग्राम बना देंगे और पूछेंगे ये क्या है और इसका फंक्शन क्या है, तो शॉर्ट में भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, सेंट्रल डोगमा तो हमें करना ही है। सेंट्रल डोगमा में हमारा क्या कवर होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला पोर्शन वो। ठीक है, देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्रिमिनल हो सकता है, इसका और इसका डीएनए मैच करो, तो इसका पूरा का पूरा हमें वो बना के देंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो सेपरेट डीएनए के बैंड्स होते हैं वैसे, और पूछेंगे कि कौन इसमें से चोर है, कौन इसमें से विक्टिम है, ठीक है, कौन क्रिमिनल है। तो बेसिकली इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं, या केस बेस्ड आ सकता है इससे। वीएनटीआर पे शॉर्ट नोट आ सकता है, वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट्स एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आप बोलोगे मैम सभी तो कवर कर लिया, लेकिन एक्चुअली में ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसमें से हमें मेजॉरिटी पोर्शन कवर करना है। तो मैंने ना आप लोगों को इसमें पूरा चेकलिस्ट दिया है। तो हम क्या करोगे, चैप्टर 6 खोल के बैठोगे, पढ़ना चालू करोगे, ये सारे जो जितने भी मैंने बताए टॉपिक्स 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाओ, इस पे अंडरलाइन लगाते जाओ। तो हम ये लास्ट में जब पूरा जितना भी मैंने बना के दिया पीपीटी में सारे यूनिट्स, हर चैप्टर का जो हमने पेज बना रखा है, स्लाइड बना रखा है, सब पे मार्क करते जाना। जब तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा तब एक बार खोल के देखना, तुम्हें मालूम पड़ेगा तुमने ऑलमोस्ट सारा कर लिया। ठीक है, तो जब एग्जाम देने जाओगे तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बच्चों। चलो अगला देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 पे आ गए हम। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन में से क्या क्वेश्चंस आएंगे देखो, एक तो आ सकता है कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन व्हिच वाज गिवन बाय ओपरिन एंड हेल्डेन, एंड उसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके जो प्रूफ हुआ था, स्टेनले, मिलर एंड हेरोल्ड यूरे ने किया था, वो एक्सपेरिमेंटल असेंबली के बारे में भी हमें पढ़ के जाना है, उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, जो भी एग्जामिनर है उनका फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा ही, हर साल इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, इस साल भी आएगा। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर एग्जाम्पल्स एंड होमोलोगस एनालोगस के साथ कैसे रिलेशन होता है इसका, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अडैप्टिव रेडिएशन में आप लोग अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है और उसके लिए कोई भी एक एग्जाम्पल पढ़ के चले जाना, चाहे वो मार्सुपियल,
का अडेप्टेशन हो, या फिर आप डार्विन फिंचेस ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर आप पढ़ के जाइएगा ऐसे। डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी कर लेना। म्यूटेशन थ्योरी जो है इसमें हमारी सॉल्टेशन थ्योरी को म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं। इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, 1 वर्ड या 2 वर्ड में आने के चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। हार्डी वेनबर्ग लॉ और नेचुरल सिलेक्शन का जो ग्राफ है इसको पढ़ के जाना है। हार्डी वेनबर्ग पे से क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आ सकता है, या तो फिर ऐसे पूछ सकते हैं क्या क्या फैक्टर्स हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसमें फाउंडर्स इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट आंसर के लिए, ठीक है। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन की टाइमलाइन करके जाना, क्योंकि इसमें से बड़े मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपसे बोल सकते हैं कि आप कोई भी 3 ह्यूमन एंसेस्टर्स के डिटेल्स बताइए और वो कौन कौन से टाइम पीरियड में रह रहे थे, उनके क्रिनियल कैपेसिटीज क्या क्या है, ऐसा करके आ सकता है। या तो ऐसे कर देंगे कि तुम्हें लिख के दे देंगे 4 पॉइंट्स, वो बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ह्यूमन एंसेस्टर है। ओके ओके, तो ये हो गया 8th चैप्टर पे आ गए अपन। 8th चैप्टर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला पोर्शन है। इसमें से हेल्थ की डेफिनेशन, बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस जितने भी दे रखे हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में, वो सभी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, वेक्टर क्या है, और 3 सिम्टम, इतना पढ़ के जाना बस, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। मलेरियल पैरासाइट के लाइफ साइकिल ह्यूमन में और हमारी मस्कीटो में, फीमेल एनाफिलीज में सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, और बड़ा क्वेश्चन आए तो पूरा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अमीबियासिस भी आता है क्वेश्चन के कॉजेटिव एजेंट कौन है, इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। सेम एलिफेंटियासिस में कॉजेटिव एजेंट कौन है, इसमें क्या क्या होता है, डिजीज सिम्टम्स, वेक्टर। फिर आता है इम्यूनिटी पे क्वेश्चन। इम्यूनिटी में बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी में आ सकता है, जैसे कि फिजिकल, सेलुलर, साइटोकाइनिन। वेरी शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा है। एंटीबॉडी का डायग्राम आ सकता है शॉर्ट मार्क्स में। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को केस बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन बीमार हो गया, उसके बाद उसने कौन सी इम्यूनिटी डेवलप की होगी, रीजन बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन देंगे, तो थोड़ा सा घुमा के लिखेंगे, ठीक है। तो हमें आना चाहिए, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या है ये। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के प्रिंसिपल्स किस पे बेस करता है, मेमोरी पे बेस करता है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। एड्स का पूरा अकाउंट पढ़ लेना, कैंसर का पूरा अकाउंट पढ़ लेना। ड्रग अब्यूज में जितने भी ड्रग्स एनसीईआरटी में दिए हैं उनके डायग्राम, प्लांट का जैसे दे रखा है वैसे, और केमिकल्स का भी दे रखा है। हर ड्रग के मेजर इफेक्ट क्या है, जैसे कि मॉर्फिन डिप्रेशन टाइप की है, ठीक है। सिमिलरली साइकेडेलिक कौन सी है इसमें से, तो हम बोल देंगे कि हमारी जितनी भी गांजा, मैरिजुआना, हशिश, चरस, ये सब साइकेडेलिक होती हैं। तो ऐसे करके आपको सभी के एक एक इफेक्ट बताने हैं। विड्रॉल इफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। हर ड्रग का सोर्स आपको आना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स की लिस्ट। ये माइक्रोब ये फंक्शन करता है, ये माइक्रोब ये फंक्शन करता है, शॉर्ट नोट बना लो और उसको रिवाइज कर लो एक बार। सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट मार्क्स में, और बायोगैस प्लांट का डायग्राम बना के क्वेश्चन दे सकते हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड फॉर्म में या केस बेस्ड फॉर्म में, ठीक है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड 12 बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से भी हमें कवर तो कुछ करना है बहुत सारी चीजें, पर सिमिलर पैटर्न पर जितने सालों में क्वेश्चन जिसमें बन रहे हैं हर बार सेम ही टाइप के बनते हैं। तो 11th एंड 12th चैप्टर हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है जितना कि जेनेटिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के डिटेल्स बता देना, एग्जांपल्स पढ़ के जाना, ये सब कभी क्वेश्चन आ गया तो हमें विद एग्जांपल व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, 3 स्टेटमेंट मिक्स करके वो एक क्वेश्चन बनाएंगे तुम्हारे लिए, तो तुम्हें ये आना चाहिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आ सकते हैं। आइडियल क्लोनिंग वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, जैसे कि रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए वेक्टर का, और उसके पास में मतलब और भी जो हमारे चारों कैरेक्टर्स हैं वो पूछ सकते हैं। इसमें PBR 322 का एग्जाम्पल लेके क्लोनिंग वेक्टर का पूरा अकाउंट लिखने को भी आ सकता है बड़े मार्क्स में। इंसर्शन इनएक्टिवेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं। स्टेप्स इन DNA टेक्नोलॉजी एक पूरा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। बायो रिएक्टर्स एक शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 है GM क्रॉप्स, BT कॉटन, इसका मैकेनिज्म क्या है,
आरएनए इंटरफेरेंस टबैको प्लांट में, इसका मैकेनिज्म क्या है। जीन थेरेपी में एग्जाम्पल जो हमारा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, एडिनोसाइन डीअमीनेज डेफिशिएंसी, इसका आपको एग्जाम्पल करना है। इंसुलिन का आपको डायग्राम करना है, बायोपायरेसी और एथिकल इश्यूज पढ़ के जाना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग 95% कवरेज चाह रहे हैं हमारे पूरे जितने भी बायोलॉजी की किताब है, ये टॉपिक्स तो हम छोड़ नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि यार ये तो बहुत सारा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपका बायोलॉजिकल 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है उसमें, तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा एटलीस्ट रिविजन में। लास्ट हमारी जो यूनिट है चैप्टर नंबर 13 और 14 एंड 15, इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मान सकते हम लोग कि बहुत ही सारा कवरेज हो जाएगा, और लेकिन बहुत कम कवरेज भी नहीं है क्योंकि ये इटसेल्फ एक यूनिट बनाता है। कई बच्चे इस यूनिट को मिस करने की मिस्टेक करते हैं, लेकिन ये ईजीएस्ट यूनिट होती है, तो हमें इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। ये बहुत छोटी भी है, इसके हर चैप्टर्स जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो आप देखो 13 चैप्टर में आप लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जैसे कि नेटालिटी क्या होता है, मोर्टालिटी क्या होता है, फर्टिलिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये सब बेसिक जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, वो करके जाना। एज पिरामिड, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इस पूरे चैप्टर पे केस बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें ग्राफिकल बातें काफ़ी सारी होती हैं, एंड इसके कारण से इसमें एक ग्राफिकल बेस्ड केस स्टडी बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। फिर एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल तो आपको करना ही है। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, सिम्बायोसिस, एमेंजलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सारी के सारे इंटरैक्शंस आपको विद एग्जांपल्स करने हैं। चैप्टर नंबर 14 में इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, बायोटिक, एबायोटिक, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इरेक्ट कौन से होते हैं, इन्वर्टेड कौन से होते हैं, विद एग्जांपल्स, ठीक है। डिकम्पोजिशन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये वाला टॉपिक भी करके जाना है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। चैप्टर नंबर 15 हमारा आ जाता है लास्ट, ग्लोबल एंड इंडियन बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीजन क्या है, कंजर्वेशन कैसे करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी का इन सिटू एंड एक्स सिटू, और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो टोटल इतना ही बच्चों, इतना पोर्शन अगर हमने कवर कर लिया तो हमारा 95% से ज़्यादा स्कोर हो जाएगा बायोलॉजी में आराम से, ठीक है। तो साथ ही साथ में जो मैंने आप लोगों को PYQ सीरीज में रिवीजन करवाया है, आप लोग वो सारी चैप्टर्स एक एक बार देख लीजिए। साथ साथ में हमारी जो 2 यूनिट्स बाकी रह गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड हमारी लास्ट यूनिट जो है, इसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, दैट इज 14th एंड 15th, ठीक है। तो थोड़ा मैराथन टाइप का सेशन हो सकता है, बड़ा हो सकता है वो, क्योंकि हम उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक में 2 चैप्टर साथ में ले रहे हैं, एक में 3 चैप्टर साथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है बायोटेक और अगला यूनिट जो है उसका, वो आ जाइएगा सभी लोग, क्लास में लाइव प्रैक्टिस कर लेंगे और कल मॉर्निंग में सेशन रहेगा, ठीक है। तो अभी ये जो मैं आप लोग को वीडियो बना के दे रही हूँ, इस वीडियो का PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर डाउनलोड कर लेना, एंड इसके बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कोई टॉपिक आप लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है कि मैम ये वाला भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट। ओके, सो बाय एवरीवन।